कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है ना, पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, है ना, पोलर सॉल्वेंट का मतलब हो गया दो सॉल्वेंट विच है नॉन जीरो डाइपोल, है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया वाटर, वाटर की स्ट्रक्चर आपको पता ही है बेटा, इस पर डेल नेगेटिव है, इस पर डेल पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पर डाइपोल ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों तरफ खींचेगा ये, तो रिजल्टेंट इसका डाइपोल ऊपर की तरफ जाएगा। डाइपोल का मतलब यही हो गया इन विच डायरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो इसका मतलब डाइपोल क्या आ गया, इसका नॉन जीरो आ गया। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल नॉन जीरो होता है वो पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं बेटा। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया पोलर सॉल्वेंट, एल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया, एल्कोहल ले लिया, अमोनिया ले लिया, है ना, है ना। तो ये तो होते ही है, लेकिन डाइपोल मतलब पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइपोल नॉन जीरो हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डाइपोल जीरो हो, जिनका डाइपोल जैसे CCl4 हो गया। अब CCl4 का डाइपोल क्या होता है बेटा, है ना, कैंसिल आउट कर देंगे सारे के सारे डाइपोल को, तो डाइपोल क्या आ गया बेटा, ज़ीरो। तो डाइपोल जीरो होने से ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल ज़ीरो हो वो सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे N-हेक्सेन हो गया, जैसे मान लो N-हेक्सेन हो गया, ठीक है ना बेटा, N-हेक्सेन हो गया, और N-हेप्टेन हो गया, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये सब क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। अब पोलर सॉल्वेंट आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं बेटा, देखो पोलर प्रोटिक की अगर मैं बात करूं, पोलर प्रोटिक वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट कर सके, है ना, मतलब दोज पोलर सॉल्वेंट विच कैन डोनेट प्रोटॉन, जैसे H2 हो गया, ठीक है, जो H+ दे सकता है, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये सब H+ आयन देने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। समझ आ गया सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, दोज पोलर सॉल्वेंट विच कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन, मतलब जैसे कुछ एक एग्जांपल होते हैं, जैसे DMSO। अब DMSO क्या होता है बेटा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही है ना, इसकी स्ट्रक्चर भी होती है, देख लो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है, S डबल बॉन्ड O Me, है ना, ये डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो गया। ऐसे DMF क्या होता है, DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड होता है बेटा, फॉर्मेमाइड। समझ आ गया सभी को। अच्छा, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड की स्ट्रक्चर भी देख सकते हो तुम लोग, HCOO NMe2। अब इनके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसलिए ये H+ आयन रिलीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। तो ये सब इस तरीके की जो सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर, मतलब सॉरी पोलर लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, जो H+ आयन रिलीज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लो एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, ये H+ आयन नहीं है इन लोगों के पास, है ना। ऐसे मान लो क्राउन ईथर भी होता है एक, ध्यान देना बेटा, क्राउन ईथर भी होता है एक, साइक्लिक ईथर होता है ये, इस तरीके से। थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, बट थोड़ा सा है ना समझने की कोशिश करना। इस तरीके का साइक्लिक ईथर होता है जो कि है ना, क्राउन ईथर बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। आगे अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी की, बात करता हूँ सॉल्वेंट में क्या कहते हैं। अगर मान लो सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो न्यूक्लियोफिलिसिटी दो तरीके से हम पढ़ेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना बेटा। तो जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया यहाँ पे OH-, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया OH- और एक और OH- ले लिया,
ठीक है तो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, लेकिन ये OH माइनस को मैंने वाटर में मिलाया, एक तरह से अट्रैक्ट करेगा। एक मैंने ले लिया कीटोन, मतलब एसीटोन ले लिया। अब एसीटोन तो बताइए आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और वाटर तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H+ से रिलीज़ कर सकता है ना। तो इसका मतलब अब आप लोग मुझे बताओ वाटर में क्या होगा। वाटर की स्ट्रक्चर से तो आपको दिख रहा होगा, अलग अलग कलर से मैं दिखाऊं तो अगर वाटर में तो क्या होगा, ऑक्सीजन H और H, है ना। और सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर डेल नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा। तो ये क्या करेगा, है ना, वाटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वाटर को अप्रोच करेगा। कहने का मतलब है इस OH माइनस को चारों तरफ से वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो चारों तरफ से घेर लेंगे, है कि नहीं है। मतलब सीधी सी बात बोलूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बंधन में बन जाएगा, है ना, किसी न किसी बंधन में बंधेगा यहाँ पे। लेकिन OH माइनस जो है, और यहाँ पर जो है C पर डेल पॉजिटिव आएगा, पाई बॉन्ड अगर टूटने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड है तो पोलरिटी तो क्रिएट होगी ना स्लाइटली। तो इसका मतलब पार्शियली नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव आने से क्या हुआ बताओ बेटा, मैं बताता हूँ, अलग कलर से दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब ये तो जो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों मिथाइल के बीच में घिरा हुआ है, ये तो है कि नहीं है, इनके बीच में छिपा हुआ है। लेकिन इसका मतलब अब छिपा होने की वजह से क्या हो गया, ये OH माइनस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के O नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, अप्रोच करेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा O नेगेटिव को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और इनमें क्या लगेगा, मतलब रिपल्शन लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव के बाद में रिपल्शन है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपोज्ड है, इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सपोज्ड है, तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एनहेंस होगी। क्यों होगी, मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखो बेटा, सिंपली ये OH माइनस जो है पहले वाला, ये तो H2 के H+ के साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसके क्लाउड के साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करके बॉन्ड से बन जाएगा। लेकिन इनमें क्या होगा, जो डेल पॉजिटिव चार्ज है दोनों मिथाइल के बीच में तो घिरा हुआ है ना। तो जल्दी से अप्रोच करने के बजाय ये OH माइनस डायरेक्टली इस O माइनस को अप्रोच करेगा, और इस O माइनस को अप्रोच करने से क्या हुआ, रिपल्शन मिलेगा। और रिपल्शन मिलने से क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले, अगर एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि रिपल्शन मिलने से अब ये क्या होगा, दूर दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन क्लाउड आराम से दे सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा किसकी हुई बेटा, सेकंड वाले की। क्यों, क्योंकि ये पहला वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वाटर के साथ घिर के बंध में बंध जाएगा, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो किसी अनोदर एटम को इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। समझ आ गए बेटा यहाँ पे सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। अगर जैसे और भी मैं कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ, मान लो ये तो चलो मैं सेम पीरियड के ग्रुप की बात कर ली, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि जैसे OH माइनस, और एक ले लिया मैंने मान लो SH माइनस। अब हम साइज़ में बात करेंगे क्योंकि हम ग्रुप में आ गए हैं, और अब ग्रुप में अगर आ गए हैं ना, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है बेटा, अब क्या हो रहा है बताओ। नेगेटिव चार्ज वाला तो कंसेप्ट था ही, लेकिन साथ साथ में अब साइज़ का डोमिनेट करेगा, साइज़ का कंसेप्ट भी आएगा। और साइज़ का जब कॉन्सेप्ट आता है तो सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, जो सॉल्वेशन का इफेक्ट भी आएगा। कैसे आएगा बेटा, अब वो भी देख लो। साइज़ से क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पर अगर फंडे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर OH माइनस को क्या हो रहा है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस का साइज़ क्या है यहाँ पे बेटा, छोटा है। सल्फ़र का साइज़ क्या होता है, बड़ा है। अब इसका साइज़ अगर छोटा है, OH माइनस का साइज़ छोटा होने से क्या हो गया, इसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है, मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने, चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हुआ, अच्छा साइज़ इसका बड़ा हो गया, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा होने से क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम हो गई। चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है सबको क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है क्या होगा। चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपली अगर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे हो मेरा बात। तो इससे क्या हुआ, अगर मैं सिंपली बात करूं तो चार्ज SH माइनस की चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो अब वो क्या होगा, जैसे मान लो आपने सॉल्वेशन करवा रहे हो, वाटर का है जैसे, है ना, यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल है, H2O मोलिक्यूल है, यहाँ पर डेल नेगेटिव हो गया, यहाँ पर डेल पॉजिटिव हो गया, अलग कलर से दिखाना हूँ। इसका मतलब OH माइनस उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा इसके डेल पॉजिटिव को, और उधर से वो अप्रोच करेगा डेल पॉजिटिव को, ठीक है ना।
तो अब क्या होगा, जब अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल भी स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे, क्योंकि मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखेगा। लेकिन यहाँ साइज बड़ा होने से, SH- का साइज बड़ा होने से यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, जिससे अब क्या होगा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। कहने का मतलब वीक होगा, इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बेटा, वीक होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा मतलब ये बंधन में कम बंधा, तो इसका मतलब SH- किसी और को जब इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी सामने वाले को देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा बेटा, दे पाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सॉल्वेंट फैक्टर यहाँ पे काम करेगा कि साइज बढ़ने से चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड वीक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देना उसका क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ना। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बंध जाएगा, बंधने से क्या हो गया, बंधने से क्या हो गया बेटा, है ना, बंधने से क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के साथ, देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ बंधने से क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के साथ बंधने से क्या हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई, तो किसी और को इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दे पाएगा, वो उसके साथ शेयर कर रहा है। समझ आ गया सभी को बेटा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेलोसिटी किसकी होगी, SH- की होगी। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट फैक्टर बहुत मैटर करता है यहाँ पे। ऐसे में एक अनदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, मान लो यही चीज़ अगर मैं OH- जो है, यही OH- और SH- पोलर एप्रोटिक में होता। अब बच्चे बताओ पोलर एप्रोटिक में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया पोलर एप्रोटिक, ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने ले लिया पोलर एप्रोटिक, एसीटोन ले लिया, और ये OH- हो गया, और एक SH- हो गया, ये भी पोलर एप्रोटिक है। अब साइज़, इफेक्टिव साइज़ की अगर मैं बात करूँ, तो सिंपली आप लोग मुझे बताओ, इस पर डेल नेगेटिव आया, है ना। तो अब क्या होगा, जब सॉल्वेंट ये वाला लिया, और ये तो इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव चार्ज घिरा होता है यहाँ पे, डेल पॉजिटिव, तो दोनों मिथाइल के बीच में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा यहाँ पे, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचिंग होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एसीटोन का, वो नेगेटिव चार्ज एक्सपोज्ड है, तो रिपल्शन उसको ज़्यादा मिलेगा। रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा मतलब सीधा सा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा तो इनमें बॉन्डिंग बहुत कम होगी। और इसका मतलब रिपल्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो सामने वाले को, किसी और को इलेक्ट्रॉन क्लाउड आराम से दिया जा सकता है रिपल्शन में से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि OH- का साइज़ क्या है बेटा। तुम लोग सोच रहे होंगे कि SH- में सर रिपल्शन भी तो, SH- में भी तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन SH- का साइज बड़ा होने से, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, SH- का साइज बड़ा होने से उस पर चार्ज की डेंसिटी क्या है बेटा, कम है, वो चार्ज डेंसिटी कम है वहाँ पे, समझ आया। तो इसलिए रिपल्शन कम है, तो इसलिए रिपल्शन पहले वाले में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो रिपल्शन ज़्यादा होने से वो किसी अन्य को इलेक्ट्रॉन आराम से दे पाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, न्यूक्लियर फिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अब की बार A की ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा बात एक ही है, अगर न्यूक्लियर फिलिसिटी पोलर प्रोटिक की बात करूं मतलब बड़ा है। कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं बेटा, कुछ लोग क्या सोच लेते हैं, जैसे अभी मैं पहले एग्जांपल में बात किया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक में मैंने वाटर लिया था, वाटर में किसकी हुई थी, वाटर में किसकी हुई थी बेटा बोलो, OH- की न्यूक्लियर फिलिसिटी कम हुई थी SS- से, ये पोलर प्रोटिक में। पोलर एप्रोटिक में किसकी हुई थी, उल्टा हो गया था, किसकी ज़्यादा हो गई थी, OH- की। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पहले SH- की जो साइज़ है वो बड़ी थी, तो चार्ज डेंसिटी कम थी, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या दे पाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ सॉल्वेंट फैक्टर काम कर रहा है। अरे भाई कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं बेटा कि SH- का साइज बड़ा है OH- से, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ग्रुप में साइज है, तो साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो गई, छोटा साइज होता तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती। अरे भाई OH- का जो साइज़ है वो छोटा है ना, और SS- का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो साइज इस पर क्लाउड ज़्यादा है। तो SS- का साइज़ बड़ा होने से ये नहीं है कि उसका चार्ज डेंसिटी कम हो गया, कम तो है, लेकिन ये नहीं कि साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो गया तो किसी और को क्या इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। यहाँ पे सॉल्वेंट फैक्टर काम कर रहा है। सॉल्वेंट फैक्टर क्या कहता है, चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो सामने वाले को, अब वो बॉन्डिंग कम बना पाएगा ना वाटर के मोलिक्यूल के साथ, और बॉन्डिंग कम बना पाएगा तो उसका इफेक्टिव जो साइज़ है वो कम रहेगा। समझ आया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। समझ आ गया बेटा।
तो ध्यान रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो गया कि चार्ज डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रॉन देना आसान हो गया, तो सॉल्वेंट फैक्टर काम करता है यहाँ पे। समझ आ गया सभी को यहाँ पे बेटा? बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप में हेलोजेंस की बात करूँ या हेलोजन वगैरह, जैसे हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है बेटा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपली कि टॉप टू बॉटम आप लोग जाते तो हो, है ना, टॉप टू बॉटम जाते हो आप लोग, तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल अगर लेना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने NaCl, NaF, है ना, NaCl, NaBr, अब सॉल्वेंट लूँगा तो आयनाइज तो होंगे बेटा, आयनाइज होंगे तो जल्दी से जल्दी टूटेगा, जल्दी से लिक्विड में टूटेगा तो F- में F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग मुझे बताओ Na+ जो है, Na+ तो क्या होगा, Na+ सॉल्वेंट में Na+ टूटा तो Na+ को तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा घेर के रखेंगे, क्योंकि इस पर डेल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घेर के रखेंगे इस तरीके से। देखो चारों तरफ से हज़ारों करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल वाटर के, है ना, Na+ को घेर के रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से घेर के रखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरने से Na+ तो सेपरेट रहेगा, मतलब सॉल्वेट रहेगा। लेकिन F- की अगर मैं बात करूँ, F- की अगर मैं बात करूँ और एक तरफ मान लो मैंने I- की मैं बात करूँ, तो इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो तो ज़्यादा बड़ा है, इसका एटॉमिक साइज़ छोटा है। तो इसका मतलब साइज़ छोटा है, छोटा होने से उस पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, मतलब अगर मैं बात करूँ, है ना, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज तो उतना ही है पर साइज छोटा है, और साइज छोटा होने से सॉल्वेशन उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होने से चार्ज की जो डेंसिटी है CD, चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से उसको वाटर के मॉलिक्यूल, हज़ारों करोड़ों लाखों वाटर के मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे बेटा। इसका मतलब यहाँ पर H पर डेल पॉजिटिव आ गया, इस पर डेल H पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसको अप्रोच करेगा। अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस तरीके से यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल हो गए, देखो बेटा यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ये भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे, तो चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, घेर के रखेंगे। तो इसका इफेक्टिव जो साइज़ है, सीधा सा बात बोलूँ मैं, इफेक्टिव साइज़ वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इफेक्टिव साइज़ बढ़ जाने से इसका मतलब कह सकता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है बेटा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई बेटा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, है ना। और वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, है ना। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेशन ज़्यादा हो गया, और सॉल्वेशन ज़्यादा हो गया इसका मतलब वी कैन से हाइड्रेशन विल इंक्रीज़, है ना, हाइड्रेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रेटेड साइज़ जो है वो ज़्यादा हो गया। या तो मैं बोल दूँ बेटा हाइड्रेटेड साइज़ बोल दूँ या इफेक्टिव साइज़ बोल दूँ, है ना। हाइड्रेटेड साइज़ ज़्यादा होने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया तो साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया। समझ आ गया बेटा सभी को यहाँ पे? बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, ये कह सकते हो चार्ज तो उतना ही है पर साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, तो वो डेंस हो गया, डेंस होने से हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब I- को वाटर साइज ज़्यादा बड़ा होने से I- की जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। वो चार्ज डेंसिटी कम होने से, है ना, चार्ज डेंसिटी वैसे देखा जाए तो चार्ज तो उतना ही है, लेकिन साइज बढ़ने से, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी उसकी कंपेरेटिवली, तो उसको वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े कम अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है ना। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इस तरीके से H2O, इधर भी H2O बना दे रहा हूँ, है ना, इधर भी H2O बना दे रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होने से क्या होगा, उसका इफेक्टिव जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो उसका इफेक्टिव साइज़ क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इसलिए इफेक्टिव साइज़ कम होने से इसकी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा डेंस नहीं हो पाएगा, और इसकी मोबिलिटी थोड़ी उतनी कम नहीं होगी जितनी उसमें फ्लोरीन वाले में कम हो गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी देने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ गया बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में हम कह सकते हैं कि साइज़ बढ़ने से, तो साइज़ बढ़ने से मतलब बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा, बड़े से बड़ा। याद रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़े से बड़ा, बड़ी साइज़ होगी, छोटी साइज़ होगी तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना।
साइज छोटी होने से सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट करने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब प्रोवाइड करवाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और आयोडीन का साइज़ बड़ा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। समझ आ गया बेटा सभी को? तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ आ गया सभी को बेटा? बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट वन हम टॉपिक की बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, है ना। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर मैं, है ना, पीरियड में बात करूँ, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं पीरियड में बात करूँ, तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि, है ना, अब पीरियड में जा रहे हैं, सभी एटम के लिए शेल तो वही है, साइज़ भी सिग्निफिकेंट ऑफ जो साइज़ है बेटा, मतलब साइज़ में सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है, पता है आपको, है ना। साइज़ में यहाँ पर जो साइज़ है यहाँ पर ज़्यादा से मतलब सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज़ ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑर्बिट सेम है तो साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और सिंपली वी कैन से अगर कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तो खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, तो देने की टेंडेंसी कम रखेगा। देने की टेंडेंसी यहाँ पर CH3 माइनस की फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है। समझ आ गया सभी को यहाँ पे? बहुत बढ़िया, नाइस। इसलिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं हम, है ना, साइज़ में अगर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ना, अगर हम साइज़ में जा रहे हैं तो इसका मतलब, सॉरी, हम साइज़ में जा रहे हैं तो हम सॉल्वेशन की बात करेंगे, और पीरियड में जा रहे हैं तो हमें सॉल्वेंट के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, मान लो लास्ट वन, एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, मान लो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहता है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहता है बेटा, कि अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो उल्टा ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर मान लो सिंपली मैंने ले लिया कीटोन और ले लिया एक I माइनस, तो आप लोग खुद ही बता दो ना बेटा, I माइनस का साइज़ क्या है, बड़ा है ना। अच्छा, तो I माइनस का साइज़ अगर बड़ा है और इस पर डेल नेगेटिव आ गया और इस पर डेल पॉजिटिव आ गया, अब आप लोग मुझे बता दो बेटा, इसका मतलब सोल्वेशन, पोलर एप्रोटिक है तो सोल्वेशन का मात है, और Na+ को तो वैसे ही सोल्वेट करके रखेगा, वो क्यों करके रखेगा, जैसे मान लो मैंने एसिटोन ले लिया तो Me C+O और Me, इस पर डेल नेगेटिव हो गया, तो ये तो ज़्यादा इसको क्या करके रखा। इस तरीके से बहुत सारे नॉन मतलब पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट है Na+ को चारों तरफ से घेर के रखेंगे, वो तो कैटायन तो सॉल्वेट रहेगा। यहाँ पर हम तो बात एनायन की कर रहे हैं ना बेटा, एनायन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो F माइनस, Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर F माइनस और I माइनस में क्या हो रहा है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, साइज़ तो आयोडीन का बड़ा है, F माइनस का छोटा है साइज़ तो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि साइज़ बड़ा है। पोलर प्रोटिक है, H+ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ तो H+ है ही नहीं है। पोलर एप्रोटिक की अगर मैं बात करूँ, मैं कलर थोड़ा अलग बना दे रहा हूँ बेटा, देखना ध्यान से। इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव है। इसका मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? I माइनस में, है कि नहीं है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन I माइनस में होगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना फ़ायदा है ना। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा तो वो किसी पे भी अटैक करेगा, ज़्यादा वो किसी पे भी अटैक करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। F माइनस का साइज कम है, तो इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या हुआ बेटा, इफ़ न्यूक्लियोफाइल बिलोंग्स टू ए ग्रुप देन देयर इफेक्टिव साइज विल बी देयर एक्चुअल साइज, है कि नहीं है? क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल बिलोंग टू ए ग्रुप देन देयर इफेक्टिव साइज क्या होगा? इफेक्टिव साइज। वाटर के मोलिक्यूल तो ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाएंगे दोनों में, क्योंकि है ही नहीं वाटर का मोलिक्यूल, क्योंकि हम तो लिए हैं पोलर एप्रोटिक, और पोलर एप्रोटिक में H+ आयन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट, इफ़ न्यूक्लियोफाइल बिलोंग टू ए ग्रुप देन देयर इफेक्टिव साइज विल बी देयर एक्चुअल साइज, दैट्स वाई सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ F माइनस इज हायर देन I माइनस। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा I माइनस को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मिल रहा था, अब उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा? I माइनस को नहीं मिल पाएगा। अब किसको मिलेगा? F माइनस को फ़ायदा मिलेगा।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, बोलो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, F माइनस में। क्यों होगा F माइनस में, क्यों होगा F माइनस में, ज़्यादा से ज़्यादा F माइनस में रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि F माइनस में मैंने बोला था F माइनस का साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है। और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो O माइनस को ज़्यादा रिपेल करेगा, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के देने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा फ़ायदा। और F माइनस का साइज छोटा है, मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ बेटा, दोबारा एक बार रब कर दे रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ कि एक मैंने ले लिया यहाँ पे एसीटोन O माइनस, है ना, एक तरफ मैंने ले लिया F माइनस, है ना, एक तरफ मैंने ले लिया I माइनस। सिंपली आप लोग कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा साइज छोटा है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्रोच, क्योंकि H प्लस होता तो अप्रोच करता पोलर प्रोटिक में, लेकिन यहाँ पोलर अप्रोटिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन होने से क्या होगा, किसी और को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दिस केस अब की बार क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ F माइनस की क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम ऑर्डर क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का इस बार F माइनस, है ना, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद क्या आएगा बेटा, I माइनस। समझ आ गया बेटा सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। इसलिए सिंपली आप लोग कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज़ बढ़ने से इस बार पोलर अप्रोटिक में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रुप में जा रहे हैं। समझ आ गया सभी को बेटा। हाँ, तो ध्यान रखना इस तरीके की चीज़ों का थोड़ा सा, है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब मैं तुमको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ और उससे आप लोग क्लियर कर लेना। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि NH2 माइनस है, एक NH2 माइनस है और एक PH2 माइनस है। अब आप लोग बताओ, चार्ज डेंसिटी तो वैसे सेम है, लेकिन साइज़ की बात करूँ तो अगर पोलर प्रोटिक की बात करूँ और पोलर अप्रोटिक की बात करूँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, बोलो। A और B से रिलेशन बताना है, ये A है और ये B है, तो बोलो पोलर प्रोटिक में जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा क्या होगा, बोलो, उतना बड़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, है ना, बड़े से बड़ा मैंने बोला था। तो B ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, A हो जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्टिव साइज़ क्या होगा, है ना, कम रहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरे में क्या आ जाए, पोलर अप्रोटिक में A ग्रेटर देन B। ऐसे ही अगर मैं सिंपली बात करूँ, मान लो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, SH माइनस और Cl माइनस। अब इसका मतलब पोलर प्रोटिक में क्या होगा और पोलर अप्रोटिक में क्या होगा बेटा, पोलर प्रोटिक में क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B, सेम वही है ना। टॉप टू बॉटम ग्रुप में या साइज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक सल्फर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। सल्फर के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा बेटा, B ग्रेटर देन A। समझ आ गया सभी को। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, मान लो। अच्छा, हिंड्रेंस का कंसेप्ट तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। हिंड्रेंस का कंसेप्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब जैसे यहाँ मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस क्लाउडिंग का फ़र्क पड़ता है, जैसे Me माइनस हो गया, MeCH2 माइनस हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने बोला था, है ना, हिंड्रेंस की बात करते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ में किसकी बात करते हैं, है ना, डोनर टेंडेंसी, क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल की बात आती है। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेडिली देना। तो बोलो भाई किसका ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पहले का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप होने से इस सामने वाले को ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सामने वाले को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, A की ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल और देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, है ना। मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, ये है एक लोन पेयर हो गया, यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ये हो गया, तीनों तरफ इथाइल ग्रुप हो गए। और अगर मैं ब्यूटाइल ग्रुप की बात करूँ, अब आप लोग मुझे बताओगे, है ना, इसके बाद नाइट्रोजन के सबके बाद एक एक लोन पेयर है कि नहीं यहाँ पे बेटा, है। बहुत बढ़िया, नाइस। इसका मतलब अब आप लोग मुझे बताओगे, बोलो, नाइट्रोजन को हिंड्रेड कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, बड़े से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, स्मॉलर ग्रुप है।
पहले वाले में स्मॉलर ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। समझ आ गया। यहाँ पे ना एक चीज़ का और कंसेप्ट आता है बेटा, है ना, फ्लिपिंग का, मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है उसके फ्लिपिंग का कंसेप्ट आता है वैसे यहाँ पे। तो अगर आप जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ आज के लेक्चर का, मान लो ये एग्जांपल है ना, ये एक लास्ट एग्जांपल है आपका, और इसके साथ आज के लेक्चर की समापन करेंगे बेटा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन के जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी तो दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप है ना बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रीली है। ये क्या है बेटा, फ्रीली है। और ये क्या है, इस वाले केस में क्या है, जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ बेटा, इस वाले में क्या है, बाउंड है, मतलब बॉन्डेड है, साथ में उसके साथ बाउंडेड है। इसका मतलब क्या हो गया, वो फ्रीली है तो क्या करेगा, वो लोन पेयर जो है ना वो फ्लिपिंग करता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है, मैं यहाँ एजम्पशन करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा, है ना, वो फ्लिप कर रहा है। आपको मैं ये एजम्पशन कर ले रहा हूँ कि आपको फ्लिपिंग का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। अगर नहीं भी आता तो मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद में आपको फ्लिपिंग का कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेपिडली क्या करता है, अप एंड डाउन द प्लेन ऑसिलेशन करता है बेटा, है ना। तो फ्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, फ्लिप करना, मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि, है ना, अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, पिरामिडल शेप में, लेकिन वो प्लेनर होने की कोशिश करेगा, फ्लिप करेगा। जैसे डांस में डांस इंडियन डांस होता है, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, पैर को ऊपर सर नीचे। वैसे ही लॉन पेयर नीचे आएगा और ये तीनों पॉइंट जो है फ्रीली ये वापस ऊपर चले जाएंगे, है ना, फिर वापस प्लेन में आने की कोशिश करेगा, तो फिर वापस ये फ्लिप करके लॉन पे नीचे आ जाएगा, मतलब अप एंड डाउन दी प्लेन ऑसिलेशन करता है। तो ये फ्रीली होने की वजह से नाइट्रोजन का जो पहले वाले का जो लॉन पेयर है वो ईजिली नहीं दे पाएगा कि जिसको भी ज़रूरत होगी। तो ये बाउंडेड है, तो ये लॉन पेयर जो है सेकंड वाला आराम से किसी को भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसलिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, तो बी ग्रेटर देन ए, मतलब सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। इसलिए आप लोग, है ना, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना कंसेप्ट को। तो सॉल्वेशन का कंसेप्ट सबको समझ आ गया। ध्यान रखना साइज़ के फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसलिए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर जो साइज़ है उस पर कॉन्सेप्ट की बात आती है ना। तो इस तरीके से आप लोग, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी है या, है ना, बेसिसिटी है, मतलब सिंपली एक जो फंडा है वो ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, कार्बन एटम के अलावा हाइड्रोजन को भी दे रहा होता है, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन को एटम को भी दे रहा होता है, और साथ में, है ना, बेसिसिटी में हो गया जो बेस होता है वो H+ आयन को ही दे पाएगा। तो जब भी तुमको आप लोगों को नज़र आ जाए H+ किसी भी रिएक्शन में सामने और बेस आ गया तो बेस सबसे पहले H+ पे जाके अटैक करेगा, लेकिन जहाँ पे कार्बोकेटन नज़र आ जाए तो वहाँ पर जाके कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के आसपास और भी एटम होते हैं, हाइड्रोजन वगैरह, तो उनको भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, लेकिन बेस में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना वही तुम्हारी कहलाती है बेसिसिटी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करवाना वही तुम्हारी बेसिसिटी कहलाती है। लेकिन रेपिडली इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करवाना, रेपिडली या रेडिली, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करवाना वो तुम्हारा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो, है ना, रेडिली मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड रहेगी और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, मतलब ये क्या होगा, ये, है ना, बेसिसिटी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा किस में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को।